हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। और इससे पहले हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा था, हड़प्पा साइट के बारे में पढ़ा था, ठीक है फ्रेंड्स। और आज हम पढ़ेंगे मोहनजोदाड़ो के बारे में, ठीक है। और ये जो मैं ये जो नोट्स रेडी कर रही हूँ, ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ, हड़प्पा के साइट्स जो भी हैं, जितने भी साइट्स हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो सीटेट, केवीएस, एनवीएस, यूपीटेट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये उन सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोहनजोदाड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। क्या मतलब होता है? मृतकों का टीला, ठीक है। एक वर्ग मील में विस्तृत तथा दो खंडों, पश्चिमी खंड तथा पूर्वी खंड, ठीक है, में विभाजित यह स्थान पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। जैसा कि आपने पहले जो हड़प्पा के बारे में हमने पढ़ा था, तो वो कहाँ पर था? वो रावी नदी के तट पर स्थित था। और ये कहाँ है? ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है फ्रेंड्स, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ये एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये नाम दिया हुआ था और ये पूछा हुआ था कि किसका शाब्दिक मतलब नाम है ये, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो है, ये दो खंडों में विभाजित था। जो ये मोहनजोदाड़ो जो सिटी है, ये दो खंडों में विभाजित था, ठीक है। और ये कहाँ पाया गया है? पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में, सिंधु नदी के तट पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिमी खंड पूर्वी खंड की तुलना में छोटा है, ठीक है। जैसा कि आप समझिए, लाइक कि इस तरीके से है, ये दो खंड में, यहाँ से मान लीजिए कि ये विभाजित है, ठीक है, दो खंड में विभाजित है। ये ऊपरी खंड हो गया, जिसको सिटिडल बोलते थे, और ये लोअर ये मतलब निचला हिस्सा है, ठीक है। इसका निचला शहर बोलते थे, इसको निचला शहर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो था, ये जो अपर वाला एरिया था, ये ऊंचाई पे बना हुआ था, लेकिन ये छोटा था। और जो ये निचला हिस्सा था, ये नीचे बना हुआ था, लेकिन ये बड़ा था, इसका एरिया बड़ा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने इस स्थल का सर्वप्रथम उत्खनन कराया। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि 1921 में दयाराम साहनी ने जो हड़प्पा साइट की खोज की थी, वहाँ का उत्खनन करवाया था। इसी तरीके से 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने इस स्थल का, किसका? मोहनजोदाड़ो का उत्खनन सर्वप्रथम कराया था। और यही वह पहले व्यक्ति थे जो कि मोहनजोदाड़ो पे गए थे। जो मोहनजोदाड़ो जगह है, वहाँ जाने वाले पहले व्यक्ति भी फ्रेंड्स रखालदास बनर्जी ही हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से अति महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह एक विकसित एवं व्यवस्थित स्थल था, ठीक है। बहुत ही सिस्टमेटिक साइट था ये। जिस तरीके के यहाँ से जो एविडेंस हमें मिले हैं, जो सामान हमें मिले हैं, जो सामग्री प्राप्त हुई है दोस्तों, तो उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये जो मोहनजोदाड़ो था, ये बहुत ही डेवलप और सिस्टमेटिक वे में बना हुआ था, ठीक है। यहाँ की जो सिटी थी, वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में थी। चलिए, इसके पश्चिमी भाग में हड़प्पा के समान की एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। यहाँ से प्राप्त अवशेष हड़प्पा की तुलना में अधिक सुरक्षित हैं। यहाँ से जो भी अवशेष जो भी मिले हैं, वो हड़प्पा की तुलना में अधिक सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि आपको पहले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था, पहले पढ़ाया है कि हड़प्पा जो है, वहाँ के साइड से बहुत सारी ईंटें, लगभग 1000 ईंटें जो है, वहाँ के इमारतों की ईंटें निकाल ली गई थी। जिससे क्या हुआ था कि जो हड़प्पा की जो बहुत सारी इमारतें थी फ्रेंड्स, वो बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी, बुरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। तो वहाँ की अपेक्षा जो मोहनजोदाड़ो है, यहाँ जो है, यहाँ के जो अवशेष हैं, जो यहाँ की जो इमारतें हैं, वो ज़्यादा सुरक्षित मिली हैं, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं मोहनजोदाड़ो से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य। आइए अब यहाँ से जो एविडेंस हमें मिले हैं, जो इम्पॉर्टेंट एविडेंस मिले हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। देखिए पहला, मलेरिया बीमारी का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिलता है। देखिए है ना, मलेरिया बीमारी का सबसे पुराना जो एविडेंस हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है? मोहनजोदाड़ो से मिलता है। ठीक है, मलेरिया बीमारी का सबसे पुराना एविडेंस हमें मोहनजोदाड़ो से मिलता है। उसके बाद देखिए मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मुहर पर सुमेरियन नावों का चित्रांकन हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है? सुमेरियन नाव जो बना हुआ है, तो इससे पता चलता है कि लोगों में व्यापार होता था, लोग व्यापार करते थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने आपको हड़प्पा के बारे में जो बताया है और आपको समझ भी आया होगा और अच्छा लगा हो। चलिए देखते हैं इसको। अब देखिए मोहनजोदाड़ो से यूनिकॉर्न प्रतीक वाले 2 चांदी की मुहर मिली है। अब यूनिकॉर्न प्रतीक मतलब गेंडा, ठीक है, गेंडा बना हुआ, गेंडे का प्रतीक सिंबल बना हुआ 2 चांदी के सिक्के जो हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से मिले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। इसीलिए मैंने जो भी यहाँ पर जो जितनी भी बारीकी से मैंने बहुत सारे बुक को स्टडी किया है फ्रेंड्स, और उसके बाद ही मैं आपके लिए ये जो नोट्स है ये मैं आपके लिए रेडी करती हूँ। चलिए, यहाँ से सैंधव सभ्यता का सर्वाधिक भारी बटखरा, बटखरा पता है ना आपको, जो तौलने के लिए आता है, 10.9 ग्राम पाया गया है। उसके बाद क्या है? देखिए कपास उत्पादन का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से मिलता है। ये हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, जब मैंने आपको स्टोन एज पढ़ाया था तो उसमें ही हम पढ़ चुके थे कि जो मेहरगढ़ जो है, जो पाकिस्तान में है ना मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ से हमें कपास के उत्पादन का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। सबसे जो पुराना प्रमाण है वो मेहरगढ़ से मिलता है। किसका? कपास उत्पादन का। लेकिन दोस्तों वस्त्र निर्माण का प्राचीनतम जो प्रमाण है वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें मिलता है मोहनजोदाड़ो से। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसको समझिएगा कि जो कपास का उत्पादन किया गया, ठीक है, जो सबसे पहले जो प्राचीनतम जो साक्ष्य मिला है कपास उत्पादन का वो हमें मिला है मेहरगढ़ से। लेकिन वस्त्र निर्माण का जो प्रमाण हमें मिला है पुराना, सबसे पुराना, वो हमें मिला है मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, अब देखिए बुने कपड़े का यह विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य है। देख रहे हैं, बुने कपड़े का यह विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य है। चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिलता है। यहाँ चांदी का कलश एवं शिलाजीत पाया गया है। यहाँ से चांदी का कलश और शिलाजीत पाया गया है। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से, क्योंकि हम मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। ये आप इसको देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि वाकई जो मोहनजोदाड़ो जो था वो कितना डेवलप था, किस तरीके से डेवलप था, है ना। आज क्योंकि हम जो है फ्रेंड्स आज से 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि ये सारी चीज़ें जब उस समय उपलब्ध थी तो वाकई ये कितना डेवलप था। चलिए, यहाँ से 90 बाय 90 फुट की नाप वाला एक वर्गाकार भवन प्राप्त हुआ है। विद्वानों के अनुसार यह भवन तत्कालीन समय का सभा भवन यानी कि असेंबली हॉल था, जहां लोग इकट्ठा होकर के मीटिंग किया करते होंगे, है ना। इतना बड़ा जो एक भवन मिला है, स्क्वायर शेप का एक भवन मिला है 90 बाई 90 फुट का, तो उसके वो क्या रहा होगा? वो एक असेंबली भवन रहा होगा जहां लोग मिल करके मीटिंग किया करते होंगे। ठीक है, चलिए, इसमें ईंटों के बने 20 स्तंभों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो आकार में चौकोर हैं। ठीक है, 20 स्तंभ, इतना बड़ा जो हॉल बनाया गया है, तो इसमें कितने देखिए 20 पिलर्स लगाए गए हैं। इनके अवशेष जो है हमें प्राप्त हुए हैं और ये किस आकार में है? चौकोर है ना, स्क्वायर में है। चलिए आगे देखते हैं। सभा भवन में बैठने के लिए चौकियों का निर्माण किया गया था। सभा भवन में बैठने के लिए चौकियों का निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्त, तो अब आपको ये चीज़ें याद रखनी है क्योंकि स्टेटमेंट के क्वेश्चन में इसी तरीके से
ये लिख देंगे, ये लिख देंगे, एक ये लिख देंगे और इसी में कुछ ऐसा घुमा के लिख देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये चीज़ याद रखना है। अगर आप ये याद रखेंगे तो आप कभी भी अपने क्वेश्चन को गलत करके नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि आजकल फ्रेंड्स स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही ज़्यादा बनते हैं। मैंने देखे हैं क्वेश्चन पेपर, तो उसमें मैंने देखा है कि स्टेटमेंट के क्वेश्चन भर भर के आते हैं, बहुत सारे आते हैं। सो आपको इसलिए हर एक चीज़ पर बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना है, इन चीज़ों को समझ जाना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि जो नगर नियोजन था यहाँ का, ठीक है, किस तरीके का था। क्योंकि सबसे खास बात क्या है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे खास बात क्या है दोस्तों, सबसे खास बात है यहाँ का नगर नियोजन, ठीक है। जो नगर व्यवस्था थी वो सबसे ज़्यादा खास है यहाँ के लिए, क्योंकि ऐसी नगर व्यवस्था इसके जो समकालीन जो सभ्यता थी, जैसे आपकी इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन है और इनमें ऐसी जो सब नगर नियोजन जो है, इस तरीके का व्यवस्था कहीं पर भी नहीं पाया गया है, ठीक है। जितना नियोजित तरीके से जो मकान, जो सड़कें, जो ड्रेनेज सिस्टम जो हड़प्पा के नगरों में हमें प्राप्त हुए हैं, उस तरीके से हमें कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है दोस्त। चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू क्या है, शहरी केंद्रों का विकास, ठीक है। सबसे अनूठा पहलू, क्योंकि जितना सिस्टमेटिक वे में यहाँ बना हुआ था, यहाँ के शहर बसे हुए थे, ये सभी सभ्यताओं से, इनके जो समकालीन जितनी भी सभ्यता थी दोस्तों, उनसे बिल्कुल अलग था। नगर 2 हिस्सों में विभाजित था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, पश्चिमी तथा पूर्वी। पश्चिमी भाग छोटा होता था तथा ऊंचाई पर बना होता था, जबकि पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन नीचा होता था, ठीक है। ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा जाता था, है ना, नगर दुर्ग यानी कि सिटिडल कहा जाता था, जबकि निचले हिस्से को निचला नगर कहा जाता था, लोअर टाउन कहा जाता था। जो निचला हिस्सा था फ्रेंड्स, उसको निचला नगर यानी कि लोअर टाउन कहा जाता था। ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा जाता था, ठीक है, सिटिडल कहा जाता था इंग्लिश में। और जो नीचे वाला हिस्सा था उसको निचला नगर कहा जाता था, लोअर टाउन। चलिए, दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई गई थीं, ठीक है। देखिए, दोनों हिस्सों की जो 4 दीवारी बनाई गई थी वो पक्की ईंटों से बनाई गई थी। ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद तक उनसे बनी दीवारें खड़ी रहीं, है ना। अब जब आज भी हमें जब खुदाई में इनकी ईंटें मिली हैं और पूरे अच्छी तरीके से खड़ी मिली हैं, तो इसका मतलब है कि जो ईंटें थी वो कितनी अच्छी थी, है ना, उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। दुर्ग को दीवार से घेर कर निचले शहर से अलग किया गया था। जो 2 पार्ट में शहर डिवाइड था और ये चारों तरफ से फोर्टिफाइड था, घिरा हुआ था, तो इसको क्या किया गया था, इसको एक दीवार से घेर करके अलग कर दिया गया था। ऊपरी हिस्से को अलग कर दिया गया था और जो मतलब जो सिटिडल वाला पार्ट था उसको अलग कर दिया गया था और जो लोअर टाउन था उसको अलग कर दिया गया था, ठीक है। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं जो धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई जाती थी। ईंटें कैसे बनाई जाती थी, ईंटें धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई जाती थी, क्योंकि हमें पक्की ईंटें मिली हैं। जब खुदाई हुई है तो हमें पक्की ईंटें मिली हैं। अब देखिए, इनका एक निश्चित अनुपात होता था, ठीक है, 4:2:1। इसी अनुपात में जितने भी ईंटें हमें प्राप्त हुई हैं वो फ्रेंड्स इसी अनुपात में प्राप्त हुई हैं। क्या है ये अनुपात, आपको याद रखना है, 4:2:1। 4 इसका लेंथ है, 2 इसका विड्थ है और 1 क्या है, इसका हाइट है, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। जितने भी हड़प्पा की जो बस्तियां हमें मिली हैं वहाँ पर इसी तरीके की ईंटें प्रयोग में लाई गई हैं, ठीक है, जिनका यही अनुपात सभी जो बस्तियां हैं उनमें जो ईंटें प्रयोग में लाई गई हैं फ्रेंड्स, उनमें यही अनुपात रहा है, 4:2:1 का अनुपात ही रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखें।
यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आगे अब हम देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे इसके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ठीक है, देखिए आवास तथा नाले। ठीक है, हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कितना मतलब सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया था, विशिष्ट तरीके से बनाया गया था। ठीक है, यहाँ के भवन, सड़कें तथा गलियाँ उच्च कोटि की थीं। यहाँ के छोटे भवनों में 2 कमरे होते थे, जबकि बड़े भवनों का आकार महल जैसा होता था। छोटे भवनों में कितने कमरे होते थे? 2 कमरे होते थे। और जो बड़े भवन होते थे वो कैसे होते थे? उनका आकार महल जैसा होता था, मतलब कि वो बहुत बड़े होते थे। भवनों के प्रवेश द्वार लकड़ी के बने होते थे तथा गलियों की ओर होते थे। जो भवन जो थे, जो घर होते थे, उनके जो प्रवेश द्वार होते थे, ठीक है, आपका जो एंट्री डोर होता है फ्रेंड्स, वो किसके बने होते थे? लकड़ी के बने होते थे तथा गलियों की ओर होते थे। द्वार भवनों के अंत में होते थे। भवनों की छत में लकड़ी का प्रयोग किया गया था। द्वार जो था, जो ये प्रवेश द्वार था, मेन डोर, ये कहाँ होता था? भवनों के अंत में होते थे। ठीक है, और भवनों की छत में लकड़ी का प्रयोग किया गया था। तो आइए इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऐसे तो मुझे ड्राइंग करने नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये गली है, ठीक है, ये गली है और ये है आपका भवन। उस समय का मान लीजिए कि ये भवन रहा होगा और ये गली है। तो जो इसका मेन डोर होता था फ्रेंड्स, ये कैसे होता था? ये सेंटर में नहीं होता था। हम जब घर बनाते हैं आज के समय में, तो जो मेन डोर होता है वो नॉर्मली सेंटर में होता है ना। लेकिन जो ये डोर, या हड़प्पा समय में जो बस्तियां मिली हैं, जो भवन मिले हैं, वहाँ के जो घरों में जो डोर मिला है, जो प्रवेश द्वार मिला है दोस्तों, वो जो है वो गली की तरफ होता था और वो एक साइड में होता था। जो भवन का जो अंत होता था वहाँ होता था। लोग ऐसे एंट्री करते थे। ये यहाँ नहीं होता था, यहाँ नहीं होता था। ठीक है, जस्ट लोग यहाँ से एंटर करते थे। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए, और जो छत थी, जो भवनों के छत होते थे, उसमें भी लकड़ी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, साधारणतः भवन एक दूसरे से सटे हुए होते थे, किंतु कभी कभी भवनों के बीच में 1 फुट का गलियारा छोड़ दिया जाता था। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि नॉर्मली जो होता था, भवन जो होते थे, जो मकान होते थे, वो एक दूसरे से सटे हुए बनते थे, लेकिन कभी कभी 1 फुट की दूरी जो है वो छोड़ दी जाती थी। ठीक है, प्रत्येक भवन में रसोई घर, आंगन, कुएं, स्नानागार तथा ढकी हुई नालियों का निर्माण कराया जाता था। जितने भी घर मिले हैं वहाँ पे, उन सभी घरों में आपको रसोई घर, आंगन, कुएं, देखिए ये रसोई घर आप समझ जाएंगे कि रसोई घर तो हर घर में होता है, आंगन हर घर में होगा, स्नानागार भी हर घर में होगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ समझने वाली चीज़, कि कुएं भी हर घर में, हर भवन में हमें मिली हैं। ठीक है, और ढकी हुई नालियाँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि जितने भी भवन हमें प्राप्त हुए हैं, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट ने जब खुदाई की और जो भवनें वहाँ से हमें प्राप्त हुई, तो उन सभी भवनों में रसोई घर, आंगन, कुएं, स्नानागार, ठीक है, और ढकी हुई नालियों का निर्माण कराया गया है। सभी में ये चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं। देखिए, छत पर जाने के लिए पक्की ईंटों की सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, छत पर जाने के लिए पक्की ईंटों की सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। यहाँ से ये लोग ऐसे, यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से सीढ़ियाँ बनाई जाती थी छत के ऊपर जाने के लिए। ठीक है, ये इसका एक छोटा पिक्चर, आई थिंक क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक अगर फ्रेंड्स आप किसी के पास भी होगी तो उसमें इसका पिक्चर होगा। तो अगर आपके पास बुक होगी, अगर आप उसमें देखेंगे तो आई होप आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपको ड्राइंग करके समझा सकूं, तो मैं आपको पढ़ा के ही समझा सकती हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब देखिए,
भवनों में प्रकाश व हवा आने के लिए पत्थर की जालियां लगाई गई थीं। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक चीज़ कि जो खिड़कियां होती थी दोस्तों, वो कभी भी जो नीचे के कमरे होते थे, जो हड़प्पा के जो घर मिले हैं, जो भवनें मिली हैं, इमारतें, उनमें जो खिड़कियां होती थी वो नीचे के कमरों में कभी कोई खिड़की नहीं बनाई जाती थी। ऊपर के जो कमरे होते थे उन्हीं में खिड़कियां बनती थी। ठीक है, ये याद रखना है कि नीचे के कमरों में खिड़कियां नहीं बनाई जाती थी, ऊपर के कमरों में ही खिड़कियां बनाई जाती थी। चलिए आगे देखिए। सड़कें सीधी तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई संपूर्ण नगर को अनेक वर्गाकार खंडों में विभाजित करती थी। ये सड़कें मिट्टी की बनी होती थी। ठीक है, ये स्टेटमेंट के ही सारे जो भी मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं, ये सभी आपके स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप यकीन मानिए, अगर आप इनको अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो समझ लीजिए कि एग्ज़ाम क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ की मुख्य सड़कें 33 फुट चौड़ी थी, जबकि अन्य सड़कें 9 फुट से 12 फुट चौड़ी होती थी। जो मेन रोड है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अपना मेन रोड, तो मेन रोड कितनी चौड़ी थी? 33 फुट चौड़ी थी। और जो बाकी जो सड़कें थी वो कितनी थी? 9 फुट से लेकर के 12 फुट तक चौड़ी थी। गलियों की चौड़ाई कितनी थी? 4 फुट। गलियों की चौड़ाई कितनी होती थी? 4 फुट की होती थी। तो ये आपको याद रखना है कि जो मेन रोड था उसका जो चौड़ाई होता था वो कितना होता था? 33 फुट का। और बाकी जो रोड होते थे उनके 9 फुट से लेकर के 12 फुट तक की चौड़ाई होती थी। और जो गलियां होती थी फ्रेंड्स, उनकी चौड़ाई कितनी होती थी? 4 फुट की होती थी। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे नगर के बारे में कि किस तरीके की इमारतें वहाँ बनाई गई थी, है ना, किस तरीके से वहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो किस तरीके का था। बहुत ही वेल मेंटेन ड्रेनेज सिस्टम था वहाँ पर। ठीक है, और जिस तरीके का नगर वहाँ पर देखा गया, जिस तरीके का जब खुदाई हुई और जिस तरीके के वहाँ का नगर का जो सिस्टम देखा गया, जिस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया, तो उससे जो विद्वान हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं, जो उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि जब उन्होंने क्या करते थे कि किसी भी नगर का निर्माण करते वक्त वो लोग क्या करते थे कि सड़क, नाली और इमारत, ये तीनों चीज़ को बनाते, ये एक साथ ही इनका निर्माण करते थे। ठीक है, जब सड़क बनाते थे और जो नालियां हैं और जो मकान हैं, इनका निर्माण वे लोग एक साथ ही किया करते थे। ठीक है, अब आइए देखते हैं बृहत स्नानागार, जो कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत है। ठीक है, इसके बारे में आपने सुना भी होगा और ये अक्सर सवालों में आता है इनफैक्ट। तो आइए इसको अब हम समझ लेते हैं। इसकी स्थिति देखते हैं। किले के अंदर था और सार्वजनिक था, है ना, सार्वजनिक था। ये किसी एक पर्सनल व्यक्ति का ये नहीं होता था, ये सार्वजनिक होता था। ये जो बड़ा जो हमें बात मिला है, स्नानागार मिला है, ये सार्वजनिक होता था। और विद्वानों का ऐसा मानना है कि जब कोई फंक्शन होता था, कोई ओकेज़न होता था, तो लोग इस स्नानागार में आते थे, वहाँ पर नहाने के लिए आते थे। ठीक है, किसी ओकेज़न पे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता था। यह मोहनजोदाड़ो की सबसे महत्वपूर्ण इमारत है, जिसे मार्शल ने आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। अब स्टेटमेंट में ये भी आ सकता है कि किसने बृहत स्नानागार को किसने आश्चर्यजनक निर्माण कहा है, तो किसने कहा है? मार्शल ने कहा है। ठीक है, क्वेश्चन में आ जाएगा ये। तो आइए अब इसको भी हम समझ लेते हैं। ये है, मान लीजिए ये है आपका जो हमें बात मिला है ना, स्नानागार जो मिला है। ठीक है, ये है आपका स्नानागार। यहाँ से है ये आपका ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ से जो पानी इसके अंदर जो भरा रहेगा, इसके अंदर जो पानी रहेगा फ्रेंड्स, उसको निकालने के लिए यहाँ से सिस्टम बनाया हुआ था। और ये सीढ़ियाँ बनी हुई थी, 2 तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई थी इसमें उतरने के लिए। ठीक है, सीढ़ियाँ किस किस दिशा में बनी हुई है? नॉर्थ और साउथ की दिशा में बनी हुई है। ये आपको याद रखना है। ये 1-2 साल पहले सीटेट के क्वेश्चन में या केवीएस के क्वेश्चन में फ्रेंड्स आया था, मुझे भी ठीक से याद नहीं आ रहा है। ये किसी में आया था कि सीढ़ियाँ किस तरफ से बनी हुई हैं।
ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सीढ़ियाँ जो बनी हुई है ये नॉर्थ और साउथ की तरफ से बनी हुई हैं, ठीक है। और इनका देखिए ये जो स्नानागार है इसका आप देखते हैं कि इसका लेंथ, ठीक है, 39 फुट का है, विड्थ कितना है 23, और गहराई कितनी है 8, ठीक है। इसकी लंबाई और कितनी है 39 है ना 39, और इसकी चौड़ाई कितनी है 23, और गहराई कितनी है 8 फुट की, ठीक है। तो ये मैंने एक छोटा सा पिक्चर आपके लिए ड्रॉ किया था ताकि आपको इसमें समझने में कुछ परेशानी ना हो, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए जलाशय की फर्श पक्की ईंटों की बनी हुई थी। जो इसकी फर्श थी दोस्तों ये पक्की हुई ईंटों से बनी हुई थी, ठीक है। स्नानागार के बगल में कमरा था जिसमें कुआं था, इसी कुएं से इसमें पानी भरा जाता था। जो ये स्नानागार है इसके बगल में एक कमरा था। इनफैक्ट ये जो स्नानागार है ये चारों तरफ से कमरों से घिरा हुआ था, ठीक है। लेकिन एक कमरा ऐसा था जिसमें कुआं था, जिससे कि ये माना जाता है, विद्वानों ने ये माना कि इसी कुएं से इस स्नानागार में पानी भरा जाता था, ठीक है। और इस स्नानागार को जो उस समय के जो लोग थे, जो हड़प्पा निवासी थे, ये किसी स्पेशल ओकेज़न पे यूज़ किया करते थे, ठीक है। और जब यूज़ कर लेते थे तो पानी जो है उसको निकाल देते थे, और ये जो है नाली के सहारे जो पानी है वो चला जाता था बड़े ड्रेनेज में, और बड़े ड्रेनेज से कहाँ जाता था, नदी में चला जाता था, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो यहाँ की इमारतें किस तरीके से बनी हुई थी, सड़कों का निर्माण किस तरीके से किया गया था, है ना, और किस तरीके से यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम था, कितना सिस्टमेटिक तरीके से नालियाँ जो बनी हुई थी वो सभी ढकी हुई, सभी नालियाँ ढकी हुई मिली हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो यहाँ पर आपका हड़प्पा के बारे में जो जानकारी है वो यहाँ पर आपका पूरा होता है। जितनी भी जानकारी जो मेन फैक्ट थे हड़प्पा के बारे में फ्रेंड्स, वो मैंने आपके लिए यहाँ पर बनाया है नोट्स में, और वो आपको मैंने समझाया है, बताया है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आपको इससे फ़ायदा हो और आपको ये पसंद आए। आप इसको पढ़िए, इसको समझिए फ्रेंड्स, ये ज़रूर आपको काम आएगा, क्योंकि जितना भी मैंने इसमें बनाया है क्वेश्चंस इन्हीं से बनते हैं। और स्टेटमेंट वाले, बार बार मैं यही कहूँगी कि अब जो क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इन सब चीज़ों को आपको बारीकी से समझ लेना है, और मैंने बहुत ही कोशिश की है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं बहुत ईजी वे में आपको ये सारी चीज़ें समझा सकूँ। सो फ्रेंड्स चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हम हड़प्पा के बारे में पढ़ चुके हैं, हम मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आगे की जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी साइट्स अब हमारे बचे हैं उनको हम अगले वीडियो में एक एक करके पढ़ते आएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर, अगर वीडियो को आप देखिए, इसको अच्छी तरीके से देखिए, मेरा पहला वीडियो भी देखिए। और फ्रेंड्स एक और बात की, मैंने अगर आपको फुल एक्सप्लेन में इसको समझना है तो मैंने हिस्ट्री का जो क्लास 6 का वीडियो है वो भी अपलोड किया हुआ है। आप चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं, उसमें फुली एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें इसमें मैंने आपके लिए पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, और वहाँ पर पूरा जो वीडियो है वो पूरा एक्सप्लेन में है। सो अगर आप चाहें तो आप उस वीडियो को भी आप मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं फ्रेंड्स। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरा वीडियो देखने के बाद पसंद आ जाए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जैसा कि मैं जानती हूँ कि आप सभी को पता है कि बेल आइकन को दबाना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आपको मेरे सारे वीडियोस के जो है नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। सो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाइए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। सो फ्रेंड्स चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले साइट के बारे में विस्तार से जानेंगे, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए फ्रेंड्स। बाय बाय।